जिस कोख से खानदान का चिराग न जल सके, उस कोख की इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहां से। तुम बांझ हो। आज तुमने मेरी ममता का अपमान किया है शहरयार। याद रखना, यही बांझ औरत एक दिन तुम्हारी पूरी सल्तनत खरीद लेगी। किस्मत ने मुझे खाली हाथ सड़क पर फेंका है। मेरे हाथों के स्वाद को कोई नहीं छीन सकता। अब मेरा हुनर ही मेरी ढाल बनेगा। जोया, तुम यहां कैसे? और ये 3 नौजवान, ये कौन है? मेरी कोख खाली नहीं थी शहरयार। मेरा समय अभी आया नहीं था। देख लो, ये है मेरे वारिस और मेरी सबसे बड़ा बदला है। इतिहास कोख से नहीं, औरत के अटूट हौसले से लिखा जाता है। मुंबई, सपनों का वो शहर जो अपनी रफ्तार और चकाचौंध के नीचे हजारों कहानियों को दफन कर देता है। जहां एक तरफ धारावी की तंग गलियों में जिंदगी सिमटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बांद्रा और जुहू की ऊंची इमारतों में दौलत का नंगा नाच होता है। इसी शहर के एक सबसे महंगे इलाके में स्थित स्काईलाइन टावर्स के 40वें फ्लोर पर बना आलीशान पेंट हाउस शहरयार का ठिकाना था। शहरयार, जो मुंबई के रियल एस्टेट बाजार का वो चमकता हुआ सितारा था जिसे लोग द किंग ऑफ कंक्रीट कहते थे। उसके पास वो सब कुछ था जो एक आम इंसान पूरी उम्र मेहनत करके भी नहीं पा सकता था। आलीशान पेंट हाउस, महंगी स्पोर्ट्स कारें और दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स के सूट। शहरयार का अहंकार उसकी ऊंचाई से भी बड़ा था। वो मरीन ड्राइव की लहरों को देखकर अक्सर मुस्कुराता था, ये सोचकर कि उसने इस समंदर की तरह ही पूरे मुंबई को अपने कदमों में कर लिया है। उसके लिए रिश्ते केवल व्यापारिक सौदे थे। वो जीतना जानता था और हार शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं था। लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसा कड़वा सच था जो उसे हर रात सोने नहीं देता था। उसकी शादी को 7 साल मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन उसकी विरासत को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। शहरयार को लगता था कि उसकी सारी दौलत और शोहरत तब तक अधूरी है जब तक उसका अपना कोई वारिस इन महलों में ना खेले। उसकी पत्नी जोया उस चमकते हुए पेंटहाउस में एक मूक दर्शक की तरह रहती थी। जोया वो औरत थी जिसने शहरयार का साथ उस वक्त दिया था जब वो मलाड के एक छोटे से ऑफिस में बैठकर काम शुरू करने की कोशिश कर रहा था। जोया की सादगी, उसकी मासूमियत और उसका अटूट विश्वास ही था जिसने शहरयार को बुलंदियों तक पहुंचाया था। लेकिन जैसे जैसे शहरयार की जेब भरती गई, उसका दिल खाली होता गया। जोया के लिए उसका प्यार अब नफरत और हिकारत में बदल चुका था। उस पेंटहाउस की फिजाओं में जहर घोलने का काम शहरयार की मां शमीम बेगम करती थीं। वे एक ऐसी महिला थीं जिन्हें लगता था कि एक औरत की कीमत सिर्फ उसकी कोख से तय होती है। हर सुबह नाश्ते की मेज पर शमीम बेगम का चेहरा गुस्से से तमतमाया रहता था। वे जोया की तरफ ऐसे देखती थी जैसे वो कोई अपराधी हो। शहरयार, कब तक इस पत्थर की मूरत को घर में सजाकर रखोगी? वे जोर से कहती। खानदान का नाम मिट्टी में मिल रहा है। जुहू की किटी पार्टीज में लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा बेटा अधूरा है? जोया, तुम एक बांझ औरत हो। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी है। जोया इन तानों को सुनकर चुपचाप अपनी प्लेट में देखती रहती। उसकी आंखें भर आती, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसने 7 सालों में हर वो कोशिश की थी जो एक इंसान कर सकता था। उसने मन्नतें मांगी, पीर फकीरों के पास गई और हर उस डॉक्टर से मिली जिसका पता उसे किसी ने बताया था। लेकिन शायद उसकी तकदीर में वो खुशी अभी लिखी नहीं थी। वो रोज रात को सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ करती, या मौला, मेरी झोली भर दे, मुझे इस जहन्नम से बचा ले। एक तूफानी शनिवार की रात मुंबई पर आसमान जैसे कहर बनकर टूट रहा था। मरीन ड्राइव पर समंदर की लहरें 20 फुट ऊंची उठ रही थी और बारिश की आवाज खिड़कियों को चीर देने वाली थी। शहरयार एक बड़ी बिजनेस डील के जश्न से घर लौटा था। पार्टी में उसके एक पुराने दुश्मन ने सबके सामने तंज कसा था। शहरयार भाई, अरबों की दौलत है, पर इस दौलत का मालिक कौन बनेगा? आपके पास तो कोई अपना भी नहीं है। वो बात शहरयार के सीने में आग की तरह लग गई थी। जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, उसने देखा कि जोया शांत बैठी कुरान पढ़ रही थी। उसकी ये शांति शहरयार के अंदर लगे बारूद को सुलगाने के लिए काफी थी। उसने जोर से दरवाजा दीवार पर पटका। बंद करो ये ढोंग। शहरयार की दाहड़ बारिश के शोर को भी मात दे गई। जोया सहमकर खड़ी हो गई। शहरयार, आप इतनी रात को? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ?
शहरयार ने अपना कोट उतारकर फर्श पर दे मारा। 7 साल जोया, 7 साल से मैं इस घर में एक बच्चे की किलकारी के लिए तरस रहा हूँ। 7 साल से मैं दुनिया के ताने सुन रहा हूँ। मेरी माँ सही कहती थी, तुम एक मनहूस साया हो, तुम इस घर की बरकत को खा गई हो, बांझ औरत। जोया की रूह कांप उठी। वो आगे बढ़ी और शहरयार का हाथ पकड़ने की कोशिश की। शहरयार, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कहिए, हम फिर कोशिश करेंगे। हम अमेरिका के उस बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे जिसका जिक्र डॉक्टर कर रहे थे। प्लीज मुझ पर यकीन रखिए। शहरयार ने एक कड़वी और शैतानी हंसी हंसते हुए उसका हाथ झटक दिया। उम्मीद अब मर चुकी है जोया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मेरी मर्दानगी पर लोग सवाल उठा रहे हैं और इसका कारण सिर्फ तुम हो। तुम एक बेकार मशीन की तरह हो जिसे अब बदल देने का वक्त आ गया है। जोया फूट फूट कर रोने लगी। क्या 7 साल का मेरा साथ, मेरा प्यार सिर्फ एक मशीन की तरह था? जब आपके पास कुछ नहीं था तब मैं आपके साथ थी। मैंने अपनी जमीन बेची ताकि आप बिजनेस शुरू कर सके। क्या उन सब बलिदानों की कोई कीमत नहीं? नहीं, शहरयार ने चिल्लाकर कहा। प्यार से साम्राज्य नहीं चलते, वारिस से चलते हैं। मैंने फैसला कर लिया है। कल मेरा वकील आएगा और हमारे तलाक के कागजात पर तुम्हारे दस्तखत होंगे। मैंने नताशा से निकाह करने का मन बना लिया है। वो जवान है, सेहतमंद है और मुझे वो बेटा देगी जो तुम कभी नहीं दे सकी। तलाक? जोया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप मुझे इस तूफान में बेघर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मां नहीं बन सकी? हाँ, शहरयार की आंखों में सिर्फ नफरत थी। अभी इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे अपनी हार याद आती है। मैं इस पेंट हाउस में तुम्हारी मनहूसियत और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जोया ने देखा कि शहरयार की आंखों में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। जिस मर्द के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वो आज उसे कचरे की तरह बाहर फेंक रहा था। उसने अपने स्वाभिमान को समेटा। उसने कोई महंगा गहना नहीं छुआ, कोई महंगी साड़ी नहीं उठाई। उसने सिर्फ अपना वो पुराना सूटकेस निकाला जो वो निकाह के वक्त अपने घर से लाई थी। उसने अपनी तस्बीह, मुसल्ला और अपनी माँ की तस्वीर उसमें रखी। जब वो कमरे से बाहर निकली तो शमीम बेगम लिविंग रूम में सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। जा रही हो? खैरियत इसी में है। कम से कम अब मेरे बेटे की जिंदगी से अंधेरा तो छटेगा, उन्होंने जहर उगलते हुए कहा। जोया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने भारी कदमों से मुख्य दरवाजा खोला। पेंटहाउस की ठंडी हवा और बाहर की तूफानी बारिश ने उसका स्वागत किया। वो लिफ्ट में दाखिल हुई और जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सा संकल्प था। मुंबई की सड़कों पर बारिश का पानी घुटनों तक भर चुका था। बिजली कड़क रही थी, जैसे आसमान भी इस नाइंसाफी पर गवाही दे रहा था। जोया ने उस ऊंची इमारत की ओर देखा जहां से उसे निकाला गया था। उसने समंदर की ओर मुड़कर कहा, ए समंदर की लहरों, गवाह रहना। आज शहरयार ने मेरा मान तोड़ा है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दौलत ही उसका खुदा है, लेकिन मेरा खुदा बहुत बड़ा है। आज मैं खाली हाथ जा रही हूँ, पर एक दिन मैं इसी शहर में अपना सर ऊंचा करके वापस आऊंगी। उस दिन शहरयार, तुम्हारी ये ऊंची इमारतें और तुम्हारा ये घमंड मेरे कदमों के नीचे होगा। उसमें अपना भारी सूटकेस उठाया और अंधेरी रात की खामोशी में खो गई। पीछे रह गया तो सिर्फ मरीन ड्राइव की लहरों का शोर और शहरयार का टूटता हुआ ईमान। मुंबई की वो तूफानी रात केवल बादलों के गरजने की गवाह नहीं थी, बल्कि वो जोया के 7 साल के विश्वास के ढहने की भी गवाह थी। बांद्रा के उस आलीशान पेंटहाउस से जब शहरयार ने उसे धकेला तो जोया का शरीर नहीं, उसकी रूह उस ठंडे संगमरमर के फर्श पर टकराई थी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में वो पूरी तरह भीग गई। उसके हाथ में वही पुराना घिसा हुआ चमड़े का सूटकेस था जो उसे उसके अब्बा ने शादी के तोहफे में दिया था। उस वक्त उस सूटकेस में नए जीवन के सुनहरे सपने थे और आज उसमें सिर्फ चंद साधारण कपड़े और एक बांझ होने का अपमानजनक ठप्पा था। वो सड़क पर चलते हुए पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी क्योंकि उसे पता था कि पीछे केवल वही अपमान खड़ा है जिसने उसे अंदर से मार डाला है। सड़क पर चलते हुए जोया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। रात के 2 बज रहे थे और मुंबई की सड़कें जो कभी उसे अपनी लगती थीं आज अजनबी और डरावनी महसूस हो रही थीं। बिजली कड़की तो उसने पानी से लबालब भरी सड़क पर अपना अक्स देखा, एक लावारिस बेसहारा औरत। उसके पास ना तो सर छुपाने की जगह थी और ना ही जेब में इतने पैसे कि वो किसी होटल में जा सके। तभी उसे अपनी पुरानी कॉलेज की सहेली फरहा की याद आई। फरहा जो कुर्ला की एक तंग चाल में रहती थी और अपनी सिलाई मशीन के दम पर अपनी इज्जत की जिंदगी चलाती थी। फरहा और जोया के बीच बरसों से कोई राब्ता नहीं था, लेकिन मजबूरी इंसान को पुराने दरवाजों तक ले ही जाती है।
कुर्ला की वो तंग गली जहां गटर का पानी और कूड़े की महक हमेशा हवा में घुली रहती थी, जोया के लिए उस रात जन्नत बन गई। जब उसने फरहा के छोटे से लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी तो फरहा ने दरवाज़ा खोलते ही अपनी सहेली को इस हाल में देखा। जोया के कीमती कपड़े कीचड़ में सने थे और उसकी आंखों का काजल बारिश के साथ बहकर उसके चेहरे पर काली लकीरें बना चुका था। जोया कुछ बोल न सकी, वो बस फरहा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। फरहा ने बिना कोई सवाल पूछे उसे अंदर लिया, सूखे कपड़े दिए और चूल्हे पर चाय चढ़ाई। उस छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में जहाँ केवल एक सिलाई मशीन और कुछ पुराने ट्रंक रखे थे, जोया ने 7 साल की वो सारी कड़वाहट उगल दी जो वो शहरयार के घर में पीती रही थी। फरहा, उसने मुझे सबके सामने बांझ कहा। उसने कहा कि मैं उसके खानदान के लिए एक बदनुमा दाग हूँ, जोया ने सिसकते हुए कहा। फरहा की मुट्ठियां भिंच गईं। जोया, वो आदमी इंसान नहीं, दरिंदा है। जो औरत उसके साथ तब खड़ी थी जब उसके पास कुछ नहीं था, उसे उसने आज कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। तुम रोना बंद करो, तुम आज से यहीं रहोगी। ये कमरा छोटा जरूर है, पर यहाँ कोई तुम्हें ताना देने वाली शमीम बेगम नहीं मिलेगी और ना ही कोई तुम्हारे वजूद पर सवाल उठाएगा। फरहा ने उसी रात जोया को ये विश्वास दिलाया कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। शुरुआत के कुछ दिन जोया के लिए किसी सांस्कृतिक सदमे का, कल्चर शॉक की तरह थे। कहाँ वो बांद्रा के पेंट हाउस में सुबह 10 बजे उठती थी, जहाँ नौकर हाथ में नाश्ता लेकर खड़े होते थे, और कहाँ अब सुबह 4 बजे सार्वजनिक नल पर पानी भरने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता था। चाल की औरतें उसे शक की निगाह से देखती थीं। देखो, बड़े घर की बहू है, शायद कोई कांड करके भाग कर आई है। जोया इन सबको अनसुना कर देती, क्योंकि उसका असली जख्म तो उसके भीतर था। वो दिन भर फरहा की दुकान पर बैठी रहती और खामोशी से समंदर की लहरों को याद करती। एक दोपहर जब फरहा कपड़े सिल रही थी, उसने जोया की तरफ देखा और कहा, जोया, कब तक इस झूठे इल्जाम को ढोती रहोगी? क्या तुमने कभी वैज्ञानिक तरीके से ये जानने की कोशिश की कि सच क्या है? शहरयार ने कभी तुम्हें अकेले डॉक्टर के पास जाने नहीं दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पोल उसकी ना खुल जाए। वो अपनी मर्दानगी के अहंकार में अंधा था। फरहा की इन बातों ने जोया के सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। उसने तय किया कि अब वो अपनी किस्मत का फैसला किसी और की ज़ुबान से नहीं, बल्कि हकीकत से करेगी। अगले दिन दोनों मुंबई के मशहूर लाइफ केयर अस्पताल पहुंची। अस्पताल की वो सफ़ेद दीवारें और फिनाइल की गंध जोया को डरा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर रिपोर्ट में सच में कोई कमी निकली तो वो शायद जी नहीं पाएगी। डॉक्टर हारून, जो शहर के सबसे अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ थे, उन्होंने जोया की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने जोया को शांत किया और कुछ जटिल टेस्ट लिखे। बेटा, यहाँ हम सिर्फ रिपोर्ट पर यकीन करते हैं, किसी के ताने पर नहीं। तुम धैर्य रखो। अगले 2 दिनों तक जोया के शरीर को सुइयों और मशीनों के बीच से गुजरना पड़ा। हर बार जब वो अस्पताल की उस ठंडी मेज पर लेटती, उसे शहरयार का वो हिकारत भरा चेहरा याद आता। वो रात रात भर जागकर दुआ करती, या रब, मुझे मेरे गुनहगारों के सामने शर्मिंदा मत होने देना। वो इंतजार के 2 दिन जोया के लिए 7 जन्मों के बराबर थे। जब वो रिपोर्ट लेने गई तो उसके हाथ कांप रहे थे और उसे पसीना आ रहा था। डॉक्टर हारून ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। मेज पर कुछ कागजात पड़े थे। डॉक्टर ने अपनी ऐनक उतारी और जोया की ओर गौर से देखा। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी की जिंदगी बदल सकती थी। बेटा जोया, डॉक्टर ने फाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। तुम्हारी ओवरीज, हार्मोन्स और इंटरनल सिस्टम में कोई भी कमी नहीं है। तुम पूरी तरह स्वस्थ हो और एक माँ बनने के लिए शारीरिक रूप से मुकम्मल हो। मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर 7 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो समस्या तुम्हारे शौहर के साथ रही होगी, तुम्हारे साथ नहीं। उन्हें अपना चेकअप कराना चाहिए था, ना कि तुम्हें घर से बाहर फेंकना। तुम निर्दोष हो और ये समाज तुम्हारे साथ गलत कर रहा था। जोया को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से पहाड़ जैसा बोझ हटा दिया हो। वो सुन्न हो गई। उसके कानों में शहरयार की वही आवाज गूंज रही थी, बांझ। डॉक्टर के एक वाक्य ने उस 7 साल के मानसिक जुल्म को धूल चटा दी थी। अस्पताल के बाहर निकलते ही जोया जमीन पर बैठ गई और पागलों की तरह रोने लगी। ये रोना दुख का नहीं, बल्कि मुक्ति का था। वो 7 साल का वो अपमान जो उसने चुपचाप सहा था, आज वो आंसुओं के साथ बह गया। फरहा ने उसे गले लगाया और कहा, अब देख लिया, शहरयार खुद एक खाली बर्तन है जो सिर्फ शोर मचाना जानता है। अब वक्त आ गया है कि तुम उसे दिखाओ कि जोया क्या चीज है। जोया ने उस दिन अपने आंसुओं को पोंछ लिया और एक नया संकल्प लिया। उसके पास अब अपनी इज्जत वापस पाने का केवल एक ही रास्ता था, सफलता। उसने फरहा से कुछ पैसे उधार मांगे और अपनी शादी की आखिरी निशानी, अपनी नानी की दी हुई सोने की अंगूठी बेच दी।
उन पैसों से उसने कुर्ला की उसी छोटी सी चाल में एक पुराना स्टोव, कुछ बर्तन और 2 बड़े पतीले खरीदे। उसने अपना काम शुरू किया, जोया का जायका टिफिन सर्विस। शुरुआत में केवल 5 टिफिन के ऑर्डर मिले जो पास के छोटे दफ्तरों के क्लर्क थे। वो सुबह 3 बजे उठती, गोवंडी की मंडी से ताज़ा सब्जियां लाती और बड़े प्यार से लखनवी अंदाज की दाल और बिरयानी बनाती। उसने उन मसालों का इस्तेमाल किया जो उसकी खानदानी रेसिपी थी। जोया के हाथ के खाने की महक धीरे धीरे कुर्ला की तंग गलियों से बाहर निकलने लगी। वो खुद उन टिफिनों को भारी लोकल ट्रेनों में लादकर अंधेरी और बांद्रा के बड़े कॉरपोरेट ऑफिसों में पहुंचाती जाती। पसीने से तरबतर साधारण सूती सूट में जब जोया बांद्रा की उन सड़कों से गुजरती जहां कभी वो अपनी लग्जरी कार में घूमती थी, तो उसे अब शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। उसके खाने का स्वाद ऐसा था कि जिसने एक बार चखा वो उसका मुरीद हो गया। जोया के खाने में वो ममता और सच्चाई थी जो महंगे होटल के खाने में गायब रहती थी। एक विज्ञापन एजेंसी के मालिक ने जब उसकी बिरयानी चखी तो उसने अगले दिन से अपने पूरे स्टाफ के लिए 50 टिफिन का ऑर्डर दे दिया। धीरे धीरे उसके टिफिन की संख्या 100, फिर 500, फिर 1000 तक पहुंच गई। अब वो अकेली नहीं थी, उसने चाल की 4 और बेसहारा औरतों को अपने साथ काम पर रख लिया था। वो अब बांझ जोया नहीं थी बल्कि मुंबई की उभरती हुई उद्यमी थी। शहरयार की पूर्व पत्नी होने की उसकी पहचान अब मिट रही थी और उसकी जगह जोया केटर्स की मालकिन की पहचान बन रही थी। वो अपनी हर कमाई का एक हिस्सा उन बच्चों के लिए दान करती जो अनाथ थे। अंधेरी के बड़े बड़े विज्ञापन दफ्तरों और बांद्रा के प्रोडक्शन हाउसेज में अब केवल जोया के हाथ के बने खाने की मांग होती थी। जोया ने अपने छोटे से कमरे को अब एक छोटे से कमर्शियल किचन में बदल लिया था। फरहा अब उसके बिजनेस का सारा अकाउंट संभालती थी। जोया ने अब अपना सिर ऊंचा कर लिया था। वो अक्सर शाम को मरीन ड्राइव पर जाकर बैठती और उन लहरों को देखती जो कभी उसे डराती थी और आज उसे सलामी देती लगती थी। उसे पता था कि शहरयार ने नताशा से शादी कर ली है, लेकिन वो अब उस अतीत की कैदी नहीं थी। वो हर रात उस पुराने सूटकेस को देखती और मुस्कुराती, क्योंकि वो सूटकेस उसकी हार का नहीं बल्कि उसकी नई शुरुआत का प्रतीक था। जोया अब अंधेरी रात के साये से बाहर निकलकर सच्चाई के उजाले में शान से खड़ी थी और मुंबई उसे एक नई रानी के रूप में स्वीकार कर रही थी। उसका सफर अभी शुरू हुआ था और मंजिल अभी बहुत दूर थी, लेकिन उसे खुद पर पूरा यकीन था। कुर्ला की उन संकरी, घुटन भरी और बदबूदार गलियों से शुरू हुआ जोया का सफर अब मुंबई के आलीशान बिजनेस गलियारों में एक मिसाल बन चुका था। जोया केटर्स अब केवल एक छोटी सी टिफिन सर्विस नहीं रह गई थी, बल्कि वो शुद्धता, जायके और एक औरत के अटूट आत्मसम्मान का पर्याय बन चुकी थी। जोया ने पिछले 2 वर्षों में अपनी रातों की नींद और दिन का चैन एक कर दिया था। वो अक्सर सुबह 3 बजे उठती थी जब पूरा शहर सो रहा होता था, ताकि वो खुद मसालों की गुणवत्ता की जांच कर सके। उसने बांद्रा के एक पॉश इलाके में एक बड़ा कमर्शियल स्पेस किराए पर लिया था, जहां उसने अपना पहला स्टेट ऑफ द आर्ट बेस किचन स्थापित किया। जहां कभी वो एक पुराना सूटकेस लेकर बारिश में दर-दर भटक रही थी, आज उसके पास अपनी 5 डिलीवरी वैन की एक छोटी सी फ्लीट थी। उसके किचन में 25 से अधिक बेसहारा और तलाकशुदा महिलाएं काम कर रही थी, जिन्हें जोया ने न केवल रोजगार दिया था बल्कि जीने की नई उम्मीद भी दी थी। जोया का ये साम्राज्य किसी बैंक लोन की बैसाखी पर नहीं खड़ा था, बल्कि उसकी रगों में दौड़ने वाली मेहनत और उसकी वफादार सहेली फरहा के निस्वार्थ साथ की बुनियाद पर टिका था। जोया का व्यक्तित्व अब पूरी तरह से रूपांतरित हो चुका था। उसकी आंखों में अब वो डर और लाचारी का साया नहीं था जो कभी शहरयार के सामने झलकता था। अब उन आंखों में एक सफल उद्यमी की चमक और ठिठक थी। वो अब भी सादगी पसंद थी। सूती सूट और सलीके से बंधा हिजाब उसकी पहचान था, लेकिन उसके चलने के अंदाज में अब एक ऐसी गरिमा थी जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। वो अपने कर्मचारियों के लिए केवल एक बॉस नहीं थी, बल्कि उनकी रक्षक और मार्गदर्शक थी। वो अक्सर अपने किचन में औरतों को प्रेरित करते हुए कहती थी, मेरी बहनों, हम यहाँ केवल पेट भरने के लिए खाना नहीं बेचते, हम हर निवाले के साथ अपनी वो इज्जत वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे समाज ने हमसे बिना किसी गुनाह के छीन लिया था। इसी सुनहरे दौर में जोया के जीवन में दानिश का प्रवेश हुआ। दानिश एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट था जो कोलाबा की एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में वरिष्ठ पद पर कार्यरत था। वो जोया केटर्स का एक नियमित ग्राहक था। दानिश एक अत्यंत शांत, गंभीर और सुलझा हुआ इंसान था। उसकी अपनी एक मर्मस्पर्शी और दुखद कहानी थी। 3 साल पहले एक भीषण कार दुर्घटना में उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। उस हादसे ने दानिश को अंदर से तोड़ दिया था और वो केवल अपने काम, कोडिंग और किताबों के बीच एक एकाकी जिंदगी गुजार रहा था।
दानिश को जोया के हाथ के बने खाने में वो रूहानी सुकून और पुरानी यादों की खुशबू मिलती थी जो उसे कभी अपनी माँ के हाथ के खाने में या अपने पुराने खुशहाल घर में मिलती थी। उनकी पहली औपचारिक मुलाकात एक बिजनेस लंच के दौरान हुई थी। दानिश की कंपनी को अपने वार्षिक वैश्विक सम्मेलन के लिए एक बड़े और प्रतिष्ठित केटरिंग पार्टनर की तलाश थी। जब दानिश पहली बार जोया के ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि कैसे जोया कुशलता से अपनी टीम को निर्देश दे रही थी। जोया की आवाज में जो अधिकार था लेकिन लहजे में जो विनम्रता थी, उसने दानिश के दिल पर गहरा प्रभाव डाला। लंच के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट की कागजी कार्यवाही पूरी हो गई तो दानिश ने कॉफी का घूंट भरते हुए धीरे से कहा, जोया जी, आपके खाने में वो स्वाद है जो केवल वही इंसान दे सकता है जिसने जिंदगी को बहुत करीब से और शायद बहुत तकलीफ के साथ देखा हो। ये केवल नमक और मिर्च का संतुलन नहीं है, इसमें कुछ अनकहा सा एहसास है। जोया पहले तो इस अचानक मिली प्रशंसा से चौंक गई, फिर उसने एक हल्की सी फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, दानिश साहब, जिंदगी के सबसे बेहतरीन मसाले अक्सर आंसुओं की आंच पर ही तैयार होते हैं। उस दिन के बाद उनके बीच बातचीत का एक अनौपचारिक सिलसिला शुरू हुआ। दानिश अब अक्सर शाम को जोया के किचन पर आता, कभी नए मेन्यू पर फीडबैक देने के बहाने रुकता तो कभी बस एक कप सादी कॉफी पीने के लिए। दानिश ने जोया को वो सम्मान और स्थान दिया जिसकी वो बरसों से प्यासी थी। उसने कभी जोया के अतीत को कुरेदने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो जोया की आंखों में छिपे उस पुराने सन्नाटे को पढ़ने लगा था। वो जान गया था कि ये चमक हार के बाद मिली जीत की है। एक शांत शाम, जब मरीन ड्राइव पर समंदर की ठंडी हवाएं चल रही थीं और डूबता सूरज आसमान को नारंगी रंग से सराबोर कर रहा था, दानिश ने अपने दिल की बात जोया के सामने रख दी। जोया, मैं जानता हूं कि तुम्हारा अतीत कांटों भरा रहा है और तुम अब भी उन जख्मों को छुपा कर चलती हो। मैंने भी अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत हिस्सा खोया है। हम दोनों के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। क्या दो टूटे हुए लोग मिलकर एक मुकम्मल और सुकून भरा घर नहीं बना सकते? मुझे तुम्हारे अतीत की परछाइयों से कोई मतलब नहीं है। मुझे उस साहसी जोया से मतलब है जिसने खुद को शून्य से दोबारा बनाया है। जोया का दिल जोर से धड़का। एक पल के लिए उसे फिर से वही पुराना खौफ महसूस हुआ, वही बांझ होने का डर जिसने उसे 7 साल तक तिल तिल मारा था। उसने अपनी आंखें झुका ली और कांपती हुई आवाज में कहा, दानिश साहब, आप शायद नहीं जानते, मैं एक ऐसी औरत हूं जिसे इस समाज ने मनहूस कहकर ठुकरा दिया था क्योंकि मेरी कोख खाली थी। शहरयार ने मुझे इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैं उसे वारिस नहीं दे सकती थी। क्या आप वाकई एक ऐसी औरत को स्वीकार करेंगे जो शायद आपको कभी पिता होने का सुख न दे सके? दानिश ने बिना किसी झिझक के जोया का हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत गहराई और अटूट विश्वास के साथ उसकी आंखों में देखा। जोया, मैं वारिस पैदा करने वाली कोई मशीन नहीं चाहता। मुझे एक ऐसी जीवन संगिनी चाहिए जो मेरे अकेलेपन की भाषा समझ सके। बच्चा खुदा की एक नियामत है और अगर वो हमारे मुकद्दर में न भी हो तो क्या हमारा साथ अधूरा कहलाएगा? मैं तुम्हें केवल तुम्हारे वजूद के लिए, तुम्हारी रूह के लिए अपने साथ चाहता हूँ। दानिश के इन शब्दों ने जोया के उन जख्मों पर मरहम का काम किया जो 7 साल से रिस रहे थे। फरहा की देखरेख में एक सादे लेकिन बेहद खूबसूरत निकाह के साथ जोया और दानिश एक अटूट बंधन में बंध गए। दानिश के आने से जोया की जिंदगी में एक ठहराव और नया रंग आ गया। दानिश ने जोया केटर्स के लिए एक एडवांस्ड ऐप और इन्वेंट्री सिस्टम तैयार किया जिससे बिजनेस का मुनाफा कुछ ही महीनों में दुगना हो गया। जोया अब मुंबई की प्रभावशाली महिला उद्यमियों की सूची में शुमार होने लगी थी। लेकिन नियति ने जोया के लिए सबसे बड़ा और अविश्वसनीय चमत्कार अभी बचा कर रखा था। निकाह के करीब 6 महीने बीत चुके थे। जोया की तबीयत अचानक नासाज रहने लगी। उसे सुबह के वक्त बहुत कमजोरी महसूस होती, बार बार चक्कर आते और खाने की खुशबू जिससे वो प्यार करती थी अब उसे परेशान करने लगी थी। जोया को लगा कि शायद नया बिजनेस सेटअप करने की थकान और काम का बोझ उस पर हावी हो रहा है। जोया फिर से उसी डॉक्टर हारून के पास गई जहां से उसकी नई जिंदगी की सच्चाई शुरू हुई थी। अस्पताल की वही सफेद दीवारें थी, वही गंध थी, लेकिन इस बार जोया के साथ उसका हाथ थामने के लिए दानिश खड़ा था। डॉक्टर हारून ने जब अल्ट्रासाउंड और ब्लड रिपोर्ट्स देखी तो उनकी आंखों में भी हैरानी और खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने दानिश और जोया को अपने केबिन में बुलाया। जोया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बस सही वक्त का इंतजार था। आज कुदरत ने उन सभी को चुप करा दिया है जिन्होंने तुम पर सवाल उठाए थे। मुबारक हो जोया, तुम मां बनने वाली हो। जोया को लगा जैसे कमरा घूमने लगा हो। वो खुशी के इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं कालीन पर सजदे में गिर पड़ी। वो जोर जोर से रो रही थी। ये उन 7 सालों का रोना था जब उसे बांझ कहा गया था। दानिश की अपनी आंखों में भी आंसू थे।
ये केवल एक बच्चे के आने की खबर नहीं थी, ये उस कलंक के पूरी तरह धुल जाने का प्रमाण था जिसे शहरयार और उसकी मां ने जोया के माथे पर मढ़ा था। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। जब अगले महीने का रूटीन अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर हारून के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने स्क्रीन को जोया और दानिश की तरफ घुमाया और कहा, जोया, यहाँ देखो, यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 छोटी धड़कनें सुनाई दे रही हैं। तुम ट्रिपलेट्स को जन्म देने वाली हो। डॉक्टर की आवाज जोया के कानों में किसी आसमानी फरिश्ते के संगीत की तरह गूंजी। एक साथ 3 बच्चे। खुदा ने जैसे उसकी खाली झूली को खुशियों से लबालब भर दिया था। ये खबर मुंबई के उन सभी सामाजिक हलकों में आग की तरह फैल गई जहां कभी जोया का मजाक उड़ाया जाता था। जोया की गर्भावस्था के 9 महीने किसी इबादत की तरह गुजरे। दानिश ने उसका ख्याल एक शहजादी की तरह रखा। वो रात रात भर जागकर जोया के पैरों की मालिश करता, उसे दुनिया भर की कहानियां सुनाता और उसके लिए खुद खाना बनाता। फरहा ने तो जैसे किचन और बिजनेस की पूरी कमान संभाल ली थी ताकि उसकी सहेली को पूर्ण विश्राम मिल सके। वहीं दूसरी ओर शहरयार की जिंदगी का भयानक पतन शुरू हो चुका था। नताशा के साथ उसका रिश्ता केवल बाहरी चकाचौंध, महंगे तोहफों और खोखली पार्टियों तक सीमित था। नताशा को बच्चों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था और वो अपनी फिजिक को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी। वो शहरयार की मां शमीम बेगम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। नताशा जोया की तरह चुप रहने वाली और ताने सहने वाली औरत नहीं थी। उसने एक बार गुस्से में शमीम बेगम को वृद्धाश्रम भेजने की धमकी तक दे दी थी। शहरयार का बिजनेस भी उसके गलत फैसलों और अहंकार की वजह से घाटे में डूबने लगा था। अब उसे रात के सन्नाटे में जोया का वो मासूम चेहरा और उसकी वफादारी याद आती थी। उसे अपनी उस क्रूरता पर पछतावा होने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन शहरयार अपने ऑफिस में बैठा था जब उसकी नज़र सुबह के अखबार की एक सुर्खी पर पड़ी। मुंबई की प्रसिद्ध उद्यमी जोया दानिश ने 3 स्वस्थ बेटों को जन्म देकर मातृत्व का नया कीर्तिमान रचा। खबर के साथ एक बड़ी तस्वीर थी जिसमें जोया अपने 3 नवजात बच्चों को बाहों में लिए अस्पताल से बाहर निकल रही थी और दानिश गर्व से उसके बगल में खड़ा था। जोया के चेहरे पर जो नूर, जो शांति और जो मुकम्मल होने का एहसास था, उसने शहरयार के सीने को छलनी कर दिया। शहरयार को उस पल अपनी सबसे बड़ी हार का एहसास हुआ। उसे वो तूफानी रात याद आई जब उसने जोया को बांझ और मनहूस कहकर घर से बाहर फेंका था। जिस वारिस के लालच में उसने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद की थी, आज वही वारिस किसी और के आंगन की रौनक बन चुके थे। वो अपनी ही नजरों में इतना गिर गया कि उसे आईना देखने में भी डर लगने लगा था। जोया अब एक मुकम्मल और सफल महिला थी। उसने अपने 3 बेटों का नाम बहुत सोच समझकर अयान, अरहान और अजान रखा। दानिश का आलीशान घर अब किलकारियों और खिलौनों से भर चुका था। जोया अक्सर शाम को अपने 3 बेटों को अपनी गोद में लेकर बालकनी में बैठती और डूबते सूरज को देखती। उसे अब उस अतीत से कोई गिला शिकवा नहीं था। उसे समझ आ गया था कि उस अंधेरी रात का आना जरूरी था ताकि वो इस सुनहरे सवेरे की कीमत समझ सके। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं था। जोया ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत और सफलता का जश्न एक अनोखे अंदाज में मनाने का फैसला किया। उसने मुंबई के सबसे बड़े अनाथालय के लिए एक विशाल चैरिटी गाला डिनर आयोजित किया। उसका उद्देश्य केवल पैसा इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि उन तमाम हजारों औरतों को एक मंच से संदेश देना था जिन्हें समाज अधूरा समझता है। गाला डिनर की रात मुंबई का ताजमहल पैलेस होटल रोशनी से जगमगा रहा था। जोया ने एक बेहद खूबसूरत सफ़ेद रंग का शाही अनारकली सूट पहना था जिसमें वो किसी रियासत की मलिका लग रही थी। दानिश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। जोया ने जानबूझकर एक औपचारिक निमंत्रण पत्र शहरयार ग्रुप के पते पर भी भेजा था। वो चाहती थी कि शहरयार अपनी आंखों से देखे कि जिस मिट्टी को उसने पैरों तले रौंदने की कोशिश की थी, आज वो कैसे एक अनमोल पारस बनकर चमक रही है। तभी हॉल के प्रवेश द्वार पर एक साया दिखा। वो शहरयार था। वो अब पहले जैसा प्रभावशाली और रौबदार बिजनेसमैन नहीं लग रहा था। उसके कंधे झुके हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे पर एक गहरी हताशा थी। वो एक कोने में चुपचाप खड़ा होकर जोया को देख रहा था। वही जोया जो कभी उसके पैरों में गिरकर अपनी इज्जत की भीख मांगती थी, आज वो हजारों लोगों के सामने एक रानी की तरह खड़ी थी। जोया स्टेज पर पहुंची और माइक थामा। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। आज मैं यहाँ केवल एक सफल बिजनेस मालकिन के तौर पर नहीं खड़ी हूँ। जोया की आवाज में एक अजीब सी खनक और गहराई थी। मैं यहाँ उन सभी औरतों की आवाज़ बनकर आई हूँ जिन्हें बांझ, अपशगुनी या बेकार कहकर घरों से बाहर फेंक दिया जाता है।
मेरी जिंदगी की उस सबसे अंधेरी रात ने मुझे सिखाया कि जब दुनिया आपके लिए सारे दरवाजे बंद कर देती है तो ऊपर वाला आपके लिए पूरी कायनात की खिड़कियां खोल देता है। मेरी कोख कभी खाली नहीं थी, बस मेरा समय अभी नहीं आया था। आज मेरे पास 3 बेटे हैं, एक बेपनाह प्यार करने वाला शौहर है और हजारों लोगों की दुआएं हैं। मेरा बदला मेरी सफलता है, मेरी नफरत नहीं। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई औरतों की आंखों में आंसू थे। शहरयार की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वे पश्चाताप के आंसू थे। वो जोया की नज़रों से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सका और बिना किसी से मिले चुपचाप हॉल से बाहर निकल गया। उसे अब समझ आ चुका था कि असली वारिस खून से नहीं बल्कि कर्मों और सच्चाई से पैदा होते हैं। जोया ने अपनी एक ऐसी विरासत तैयार कर ली थी जो सदियों तक औरतों को हिम्मत देती रहेगी। रात के सन्नाटे में मरीन ड्राइव की लहरें आज फिर शोर मचा रही थी, लेकिन इस बार वे जोया की शानदार जीत का गीत गा रही थी। मुंबई की हवाओं में अब जोया का नाम केवल एक सफल उद्यमी के तौर पर नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति और स्त्री शक्ति की नई परिभाषा के रूप में गूंज रहा था। चैरिटी गाला डिनर की वो ऐतिहासिक रात जहां जोया ने अपनी सफलता का परचम लहराया था, उसे बीते अब कई साल हो चुके थे। लेकिन उस रात जोया द्वारा कहे गए शब्द मेरी कोख खाली नहीं थी, मेरा समय अभी आया नहीं था, अभी भी शहरयार के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। वो रात शहरयार के पतन की शुरुआत थी और जोया के एक वैश्विक आइकन बनने का आगाज। जोया अब केवल जोया केटर्स की मालकिन नहीं रही थी। उसने बांद्रा के अपने मुख्य कार्यालय के बगल में जोया फाउंडेशन की एक विशाल इमारत खड़ी की थी। इस संस्था का उद्देश्य केवल खाना खिलाना नहीं था, बल्कि उन औरतों को एक नया जीवन देना था जिन्हें समाज ने बांझ, मनहूस या अधूरी कहकर त्याग दिया था। जोया ने एक विशेष लीगल सेल बनाया था जो उन महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता देता था जिनके शौहरों ने केवल बच्चा न होने के नाम पर उन्हें तलाक दे दिया था। जोया अक्सर उन औरतों के साथ बैठती, उनके आंसू पोंछती और उन्हें अपनी कहानी सुनाती कि कैसे कुर्ला की एक तंग गली से निकलकर उसने आसमान छुआ था। समय का चक्र अपनी पूरी तीव्रता के साथ घूमा। अगले 5 साल जोया की जिंदगी के सबसे चुनौतीपूर्ण और गौरवशाली साल रहे। उसके तीनों बेटे अयान, अरहान और अजान अब प्राथमिक विद्यालय की दहलीज पार कर रहे थे। तीनों की शक्लें जोया से मिलती थीं, लेकिन उनकी आंखों में दानिश जैसी गहराई और शांति थी। दानिश ने अपनी पूरी तकनीकी विशेषज्ञता जोया के बिजनेस में झोंक दी थी। अब जोया ग्रुप ने अपना दायरा बढ़ाकर फूड जेनेटिक्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग तक फैला लिया था। दुबई के बुर्ज खलीफा के पास उनका सबसे बड़ा सिग्नेचर रेस्टोरेंट खुला था और लंदन के मेयर ने उन्हें विशेष सम्मान के लिए आमंत्रित किया था। जोया अब सिल्क और शिफॉन के परिष्कृत लिबास पहनती थी, लेकिन उसके सिर का पल्लू आज भी उसकी सादगी और उसके संस्कारों का गवाह था। वहीं दूसरी ओर नियति ने शहरयार के लिए एक बहुत ही खौफनाक पटकथा लिख रखी थी। अहंकार का वो महल जिसे शहरयार ने अपने पिता की दौलत और अपनी क्रूरता से बनाया था, वो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा था। शहरयार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पास अब न तो अच्छे प्रोजेक्ट्स थे और न ही ईमानदार कर्मचारी। शहरयार ने नताशा से जिस लालच में शादी की थी, वही नताशा अब उसके लिए काल बन गई थी। नताशा को केवल शहरयार के क्रेडिट कार्ड्स और उसकी महंगी पार्टियों से प्यार था। जैसे ही बैंक ने शहरयार की संपत्तियों को कुर्क करना शुरू किया, नताशा ने अपना असली रंग दिखा दिया। एक भयानक शाम जब शहरयार घर लौटा तो उसने देखा कि नताशा ने घर की तिजोरी साफ कर दी थी और उसे तलाक का नोटिस मेज पर छोड़ गई थी। उस नोटिस में लिखा था, मैं एक फ्लॉप बिजनेसमैन के साथ अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर सकती। शहरयार टूट गया, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार अभी बाकी था। उसकी मां शमीम बेगम, जिन्हें अपनी खानदानी विरासत पर बड़ा गुमान था, उन्हें एक सुबह बिस्तर पर ही लकवा मार गया। नताशा ने जाते जाते घर के उन पुराने और वफादार नौकरों को निकाल दिया था जो पीढ़ियों से शहरयार के साथ थे। शहरयार जो कभी एक बटन दबाकर 20 नौकरों को हाजिर करता था, आज अपनी बेसुध मां की गंदगी साफ करने के लिए मजबूर था। वो खुद रसोई में जाकर बेस्वाद खाना बनाता और अपनी मां को चम्मच से खिलाने की कोशिश करता। शमीम बेगम, जिनकी जबान कभी जोया पर आग उगाती थी, आज उसी जबान से केवल लार टपक रही थी। वे कुछ कहना चाहती थी, शायद माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उनकी आवाज ने उनका साथ छोड़ दिया था। शहरयार जब अपनी मां की बेबसी देखता तो उसे जोया के वो दिन याद आते जब वो आधी आधी रात तक जागकर शमीम बेगम के पैरों की मालिश करती थी और बदले में उसे केवल ताने मिलते थे।
उस दिन दोपहर में शहरयार अपने धूल भरे ऑफिस में बैठा था जब बैंक के अधिकारी और पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। शहरयार साहब, ये इस पेंट हाउस की नीलामी का अंतिम नोटिस है। आपके पास अगले 24 घंटे हैं इसे खाली करने के लिए। शहरयार का दिल बैठ गया। ये वही घर था जहां उसका बचपन बीता था, जहां जोया ने उसे जलील किया था। उसके पास अब सर छुपाने की कोई जगह नहीं थी। उसके तमाम दोस्त जो कभी उसकी गाड़ियों के काफिले के साथ चलते थे, अब उसका फोन तक नहीं उठाते थे। उसे समझ आ गया था कि वो इस भीड़ भरे शहर में बिल्कुल अकेला हो चुका है। नीलामी के दिन बांद्रा की उस वीआईपी सड़क पर भारी भीड़ जमा थी। शहरयार फटे हाल स्थिति में अपनी मां को व्हीलचेयर पर बिठाकर घर के मुख्य द्वार के बाहर फुटपाथ पर खड़ा था। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। उसने देखा कि शहर के बड़े बड़े बिल्डर्स और रईस लोग नीलामी में हिस्सा लेने आए थे। तभी वहां काली कारों का एक लंबा काफिला रुका। सबसे आगे वाली कार से दानिश उतरा और उसने पीछे वाला दरवाजा खोला। गाड़ी से जोया बाहर निकली। उसने मलाईदार सफेद रंग का एक पावर सूट पहना था, आंखों पर महंगा चश्मा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति थी जो केवल उन लोगों के चेहरे पर होती है जिन्होंने तूफानों को मात दी हो। नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई। बोली 10 करोड़ से शुरू हुई और तेजी से ऊपर जाने लगी। जब बोली 50 करोड़ तक पहुंची तो सब शांत हो गए। तभी जोया ने अपना हाथ उठाया और स्पष्ट आवाज में कहा 75 करोड़। पूरा हॉल सन रह गया। जोया ने वो पेंट हाउस खरीद लिया था। नीलामी खत्म होने के बाद जब कागजी कार्यवाही पूरी हुई तो जोया धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ी जहां शहरयार अपनी मां के साथ खड़ा था। शहरयार का शरीर कांप रहा था। उसने भारी और रुआंसी आवाज में कहा, जोया, तुम अपनी अंतिम जीत का जश्न देखने आई हो? देखो, मैं बर्बाद हो गया। तुमने मुझे सड़क पर ला खड़ा कर दिया। जोया ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में नफरत का नामो निशान नहीं था। उसने कहा, शहरयार, मैंने तुम्हें सड़क पर नहीं लाया, तुम्हारी अपनी कर्मों ने तुम्हें यहाँ खड़ा किया है। मैं यहाँ जश्न मनाने नहीं, बल्कि इस घर को पाक करने आई हूँ। इस घर की दीवारों ने 7 साल तक एक बेगुनाह औरत की आहें सुनी है। अब यहाँ उन औरतों की हंसी गूंजेगी जिन्हें तुम्हारी तरह लोगों ने ठुकराया है। उसने अपने पीछे खड़े अपने तीनों बेटों अयान, अरहान और अजान को इशारा किया। तीनों बच्चे शहरयार के पास पहुंचे। बड़े बेटे अयान ने शहरयार के हाथ में एक छोटा सा टिफिन बॉक्स दिया। अंकल, मम्मी ने कहा है कि भूखे पेट कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आप और दादी ये खाना खा लीजिए। वो खाना जोया ने खुद अपने हाथों से बनाया था। वही दाल और चावल जिसे शहरयार कभी गरीबों का खाना कहकर फेंक देता था। उस एक निवाले की खुशबू ने शहरयार के सीने में पश्चाताप की ऐसी आग लगाई कि वो वहीं जमीन पर बैठ गया और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। जोया ने आगे कदम बढ़ाकर कहा, शहरयार, इस पेंट हाउस का ऊपरी हिस्सा अब ममता ओल्ड एज होम होगा। शमीम बेगम अब वहीं रहेंगी। उन्हें बेहतरीन मेडिकल सुविधा मिलेगी और वफादार नर्सें उनकी देखभाल करेंगी। और जहां तक तुम्हारी बात है, अगर तुम्हारे भीतर का अहंकार मर चुका हो तो तुम मेरे फाउंडेशन के रसद विभाग में एक साधारण सुपरवाइजर की नौकरी कर सकते हो। मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं वो नहीं बनना चाहती जो तुम थे। शहरयार ने कांपते हुए हाथ जोड़े। जोया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पत्थर कहा था, लेकिन पत्थर तो मेरी रूह थी। तुमने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था। तुम्हारी ये उदारता ही मेरी सबसे बड़ी सजा है। अगले कुछ महीनों में जोया ने उस पेंट हाउस का काया पलट कर दिया। जहां कभी शहरयार की पार्टियां होती थीं और शराब बहती थी, अब वहां बच्चों के पढ़ने की आवाजें और औरतों की सिलाई मशीनों की खटखट सुनाई देती थी। जोया ने जोया केटर्स को अब एक ऐसी संस्था में बदल दिया था जो मुंबई के हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त पौष्टिक भोजन पहुंचाती थी। उसके बेटे अब बड़े हो रहे थे और वे अपनी मां के संघर्ष को अपनी प्रेरणा मानते थे। जोया की विरासत अब केवल उसकी अरबों की संपत्ति नहीं थी, बल्कि वो अटूट विश्वास था जिसने साबित कर दिया कि एक स्त्री की कोख उसका अंत नहीं, बल्कि उसकी अनंत शक्ति का एक हिस्सा मात्र है। शहरयार ने अपनी बाकी की जिंदगी अपनी मां की सेवा और जोया के फाउंडेशन में काम करते हुए बिताई। वो रोज सुबह जोया के बेटों को स्कूल जाते देखता और मन ही मन अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करता जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता था। कहानी का ये हिस्सा तब और भी भावुक हो गया जब जोया को एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला का पुरस्कार मिला। उसने अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए मंच से कहा, मेरी सफलता का राज मेरी दौलत नहीं है, बल्कि वो पुराना घिसा हुआ सूटकेस है जो आज भी मेरे कमरे में रखा है। वो मुझे याद दिलाता है कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब आपके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। जोया का न्याय अब मुकम्मल था। उसने नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि अपनी ऐसी ऊंचाई से दिया जहां तक
पहुंचना शहरयार जैसे लोगों के लिए नामुमकिन था। मरीन ड्राइव की लहरें आज भी टकराती थी, लेकिन अब भी जोया के आंसुओं की नहीं बल्कि उसकी महानता की गूंज थी। वो बांझ कही जाने वाली औरत आज हजारों बेसहारा बच्चों की अम्मी बन चुकी थी और उसका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया था। समय की निरंतरता कभी किसी के लिए अपनी गति धीमी नहीं करती, लेकिन कुछ व्यक्तित्व इतिहास के कैनवस पर अपने संघर्ष और सफलता के ऐसे अमिट रंग छोड़ जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उन रंगों से अपनी तकदीर लिखना सीखती हैं। जोया अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर थी जहां उसे सफलता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। उसकी 60वीं वर्षगांठ का अवसर था। मुंबई का वही पेंट हाउस जो कभी उसके घोर अपमान और निष्कासन का गवाह बना था, आज जोया गानिश ग्लोबल सेंटर के रूप में दुनिया भर की पीड़ित महिलाओं के लिए आशा की एक धधकती किरण बन चुका था। जोया की आंखों में अब वो पुरानी लाचारी, बेबसी या समाज का डर नामो निशान को भी नहीं था। उसकी आंखों में अब एक ऐसी गहरी खामोशी, स्थिरता और गरिमा थी जो केवल उन महापुरुषों को हासिल होती है जिन्होंने स्वयं को शून्य के अंधकार से निकालकर अनंत की ऊंचाइयों तक पहुंचते देखा हो। उसके तीनों बेटे अयान, अरहान और अजान अब न केवल वयस्क हो चुके थे, बल्कि वे अपनी मां के उस विशाल साम्राज्य के 3 अभेद्य और विश्वसनीय स्तंभ थे। दानिश अब इस भौतिक दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा बोए गए निस्वार्थ प्रेम और सम्मान के बीज अब जोया के बच्चों के रूप में एक विशाल वट वृक्ष बन चुका था, जिसकी छाया में हजारों बेसहारा लोग आश्रय पाते थे। अयान, जो सबसे बड़ा और स्वभाव से हिमालय जैसा शांत था, उसने जोया ग्रुप के केटरिंग बिजनेस को केवल एक व्यावसायिक इकाई नहीं रहने दिया, उसने इसे वर्ल्ड हंगर एंड न्यूट्रिशन मिशन के साथ जोड़ दिया। अयान ने एक ऐसी अत्याधुनिक तकनीक विकसित की जिसके जरिए युद्धग्रस्त क्षेत्रों या प्राकृतिक आपदा के शिकार इलाकों में जोया केटर्स का पौष्टिक, ताज़ा और घर जैसा खाना मात्र कुछ ही घंटों में पहुंच सकता था। वो अक्सर अपनी बोर्ड मीटिंग्स में कहता था, मेरी अम्मी ने कुरला की एक गली में एक छोटे से टिफिन से अपनी खोई हुई इज्जत कमाई थी। मेरा लक्ष्य उन करोड़ों टिफिनों के जरिए दुनिया से कुपोषण और भूख की लानत को मिटाना है। मंझला बेटा अरहान एक प्रखर, निडर और न्यायप्रिय वकील बना। उसने जोया फाउंडेशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय लीगल सेल की स्थापना की। उसका मुख्य कार्य उन औरतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालतों तक लड़ना था जिन्हें उनके ससुराल वालों ने बांझ होने, बेटी पैदा करने या केवल दहेज के नाम पर बेघर कर दिया था। अरहान के नाम का समन पहुंचते ही बड़े से बड़े जालिम परिवारों के पसीने छूट जाते थे। वहीं सबसे छोटा बेटा अजान एक विश्वविख्यात फिल्म निर्देशक बना। उसने अपनी मां की संपूर्ण जीवनी पर एक महाकाव्य बनाई, द सूटकेस ऑफ डेस्टिनी। जब इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया तो पूरी दुनिया के सिनेमा घरों में लोग जोया के उस संघर्ष को देखकर सुबक रहे थे जिसे शहरयार जैसे समाज ने कभी अपमान और मनहूसियत समझा था। इसी बीच कहानी में वो दार्शनिक मोड़ आया जिसने न्याय के चक्र को उसके अंतिम बिंदु पर पहुंचाकर पूर्ण कर दिया। शहरयार, जिसने पिछले 15 साल जोया के ही फाउंडेशन में एक गुमनाम, साधारण और तुच्छ कर्मचारी के रूप में प्रायश्चित करते हुए बिताए थे, अब वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की अंतिम और अत्यंत पीड़ादायक अवस्था में था। उसकी मां शमीम बेगम का देहांत बहुत पहले ही अत्यधिक मानसिक पश्चाताप और लकवे की लंबी बीमारी के बाद हो चुका था। शहरयार ने अपनी बाकी की जिंदगी उसी छोटे से सीलन भरे कमरे में गुजारी थी जो कभी उनके महल में नौकरों के विश्राम के लिए हुआ करता था। वो रोज अपनी धुंधली पड़ती खिड़की से जोया को अपनी आलीशान कारों से उतरते चढ़ते देखता और मन ही मन अपनी उस औकात को पहचानता जिसे उसने वर्षों पहले अपने अहंकार के अंधेपन में खो दिया था। एक तूफानी और गर्जना भरी रात, जब मुंबई की बारिश जोया के निष्कासन वाली उस रात की याद दिला रही थी, शहरयार ने फाउंडेशन की मुख्य नर्स के जरिए जोया तक अपना अंतिम संदेश पहुंचाया। जोया, मेरी आखिरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही हैं। रूह निकलने से पहले क्या मैं एक बार उन वारिसों का चेहरा करीब से देख सकता हूँ जिन्हें मैंने कभी अपना कहने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि मेरी आंखें उस समय मोतियाबिंद से नहीं बल्कि घमंड से अंधी थीं। जोया बिना किसी कड़वाहट के अपने तीनों बेटों के साथ शहरयार के बिस्तर के पास पहुंची। कमरे में एक अजीब सा भारी सन्नाटा था। शहरयार की आंखें अब कमजोर और निष्प्राण हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही अयान, अरहान और अजान उसके सामने एक कतार में खड़े हुए, शहरयार के चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक रोशनी आई जो उसने जीवन भर की संचित दौलत में कभी नहीं देखी थी। उसने कांपते हुए ठंडे पड़ते हाथों से अयान का हाथ पकड़ने की नाकाम कोशिश की।
जोया, शहरयार ने एक फटी हुई और मरनासन आवाज में कहा। मैंने इन साक्षात कोहिनूरों को महज पत्थर समझने की भूल की थी। मैंने उस पवित्र कोख को शाप दिया था जिसने आज पूरी दुनिया को ये अनमोल रत्न दिए हैं। मुझे अब परलोक की आग से रत्ती भर भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं तो इसी धरती पर प्रायश्चित की इस दहकती आग में पिछले 15 साल से हर पल जल रहा हूँ। क्या ये बच्चे, क्या ये फरिश्ते मुझे एक बार, बस एक बार माफ कर सकते हैं? अयान ने, जो बिल्कुल अपने दिवंगत पिता दानिश जैसा गंभीर, धैर्यवान और दयालु था, शहरयार का हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। उसने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में कहा, अंकल, हमारी अम्मी ने हमें जीवन में सब कुछ सिखाया, लेकिन कभी किसी के लिए नफरत पालना नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि अगर आपकी वो कठोरता न होती तो शायद उनकी कोमलता कभी इतनी सशक्त और प्रेरक नहीं बन पाती। हम आपसे कोई गिला शिकवा नहीं रखते। आप चैन से इस दुनिया से विदा हो सकते हैं। शहरयार की आंखों के कोरों से पश्चाताप का अंतिम आंसू गिरा और उसके साथ ही उसके असीमित अहंकार, अपराध बोध और एक व्यर्थ जीवन का अंत हो गया। जोया ने उसका अंतिम संस्कार एक इंसान के नाते पूरी मर्यादा और सम्मान के साथ करवाया, जो उसके स्वयं के व्यक्तित्व की विशालता का अंतिम प्रमाण था। शहरयार की मृत्यु के बाद जोया ने अपनी संपूर्ण विरासत को अगली पीढ़ी और समाज को आधिकारिक रूप से सौंपने के लिए एक भव्य वैश्विक समारोह का आयोजन किया। उसने अपनी कुल निजी संपत्ति का 90% हिस्सा एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में परिवर्तित कर दिया। उसने अपने बेटों को मंच पर बुलाकर सबके सामने कहा, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें महंगी शिक्षा और बेहतरीन संस्कार दिए हैं ताकि तुम अपनी रोटी पूरी ईमानदारी से खुद कमा सको। मेरी ये विशाल दौलत मेरी अकेली मेहनत की कमाई नहीं है, बल्कि ये उन लाखों बेसहारा औरतों के विश्वास का कर्ज है जो मुझ पर अपनी अंतिम उम्मीद टिकाई बैठी हैं। इसे उन्हीं की सेवा और उत्थान में लगाना ही तुम्हारी असली वंशावली और विरासत होगी। जोया की इस अभूतपूर्व घोषणा ने वैश्विक स्तर पर एक बड़ी हलचल मचा दी। उसे यूनाइटेड नेशंस की ओर से ग्लोबल आइकॉन ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार के लिए जेनेवा आमंत्रित किया गया। उस भव्य समारोह में दुनिया भर के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष और नोबेल विजेता मौजूद थे। जब जोया मंच की ओर बढ़ी तो उसके हाथ में आज भी वही पुराना, घिसा हुआ, जगह जगह से उखड़ा हुआ चमड़े का सूटकेस था। वो सूटकेस अब केवल सामान ढोने का एक निर्जीव साधन नहीं था, बल्कि आधुनिक युग में स्त्री शक्ति और अजेय इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा वैश्विक प्रतीक बन चुका था। मंच से जब जोया ने अपना वक्तव्य शुरू किया तो पूरे हॉल में ऐसा गहरा सन्नाटा छा गया जैसे संपूर्ण समय ठहर गया हो। जब मुझे बांझ का कलंक लगाकर उस तूफानी आधी रात को बारिश में धक्के देकर घर से बाहर फेंका गया था, तब मेरे पास केवल ये सूटकेस और मेरा अटूट आत्मसम्मान था। उस समय के समाज ने मुझे अधूरा और त्याज्य घोषित कर दिया था, लेकिन आज मैं यहाँ उन सभी करोड़ों औरतों की आवाज बनकर खड़ी हूँ जिन्हें समाज आज भी किसी न किसी बहाने अधूरा समझता है। मैं दुनिया के हर मंच से चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि एक औरत का असली वजूद उसकी कोख से नहीं, बल्कि उसकी रूह, उसके संकल्प और उसके चरित्र की पवित्रता से तय होता है। अगर तुम एक बच्चे को जन्म दे सकती हो तो ये प्रकृति का एक सुंदर उपहार है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो भी तुम उतनी ही मुकम्मल और पूजनीय हो जितना ये अनंत ब्रह्मांड। उसकी आवाज में जो वर्षों का संचित दर्द और अंतिम जीत का अद्भुत मिश्रण था, उसने हॉल में मौजूद हर कठोर हृदय व्यक्ति की आंखों को नम कर दिया। जब वो मंच से नीचे उतरी तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों ने 5 मिनट तक खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन से उसे एक ऐसी सलामी दी जो इतिहास में विरल थी। जोया ने उस दिन न केवल अपनी व्यक्तिगत लड़ाई जीती थी, बल्कि दुनिया भर की उन करोड़ों अनाम महिलाओं को एक वैश्विक पहचान और जीने का नया तर्क दिया था, जो रोज सामाजिक तानों और घरेलू अपमान की गुप्त आग में तिल तिल जल रही थी। कहानी का समापन एक अत्यंत भावुक और मार्मिक दृश्य के साथ होता है। जोया अपने नन्हे पोते पोतियों के साथ वापस कुर्ला की उसी पुरानी तंग चाल के उसी छोटे से कमरे में जाती है जहां उसने अपने संघर्ष का पहला जोया टिफिन बनाया था। वो कमरा अब एक छोटा सा प्रेरणा संग्रहालय बन चुका था। फरहा, जो अब सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला हो चुकी थी, लेकिन आज भी साये की तरह जोया के साथ थी, उसने कंपकपाते हाथों से उस पुराने लकड़ी के कमरे की कुंडी खोली।
जोया ने अपने नन्हे पोते को वो पुरानी जंग लगी सिलाई मशीन दिखाई और बहुत प्यार से कहा, बेटा, जब भी जीवन में तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ हार रहे हो और चारों तरफ अंधेरा है, तो इस मशीन को गौर से देखना। ये बेजान मशीन हमें सिखाती है कि अगर धागे टूट भी जाएं, तो उन्हें फिर से जोड़कर एक नया और सुंदर लिबास बुना जा सकता है। जीवन तुम्हें बार बार तोड़ेगा, लेकिन तुम्हें हर बार खुद को और भी खूबसूरती से बुनना सीखना होगा। जोया की महागाथा अब केवल चर्चाओं का विषय नहीं, बल्कि लोकगीतों, कविताओं और शिक्षण संस्थानों की किताबों का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी थी। भारत सरकार ने उसके सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया और उसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर स्त्री स्वाभिमान दिवस के रूप में घोषित किया। जोया केटर्स अब एक ऐसी विशाल संस्था थी जहां हजारों विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा औरतें पूरे गर्व के साथ काम करती थी और अपने बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से कलेक्टर, इंजीनियर और डॉक्टर बना रही थी। अंत में मरीन ड्राइव की उसी पुरानी पत्थर की दीवार पर, जहां जोया ने कभी अपनी विवशता को कोसते हुए कड़वे आंसू बहाए थे, वहां उसकी एक आदमकद पीतल की प्रतिमा स्थापित की गई। उस प्रतिमा के एक हाथ में वही ऐतिहासिक सूटकेस था और उसकी स्थिर नजरें समुद्र की विशाल लहरों को पार कर सुदूर क्षितिज की ओर एक नई सुबह को देख रही थी। प्रतिमा के नीचे कोई लंबा चौड़ा प्रशंसात्मक परिचय नहीं लिखा था, बस बड़े अक्षरों में एक ही पंक्ति खुदी थी, जोया, वो स्त्री जिसने शून्य के महाशून्य को भी पूर्णता के शिखर में बदल दिया। रात के गहरे सन्नाटे में जब मुंबई की कभी न थमने वाली भागदौड़ कुछ पल के लिए सुस्त पड़ती है, आज भी वहां से गुजरने वालों को ऐसा महसूस होता है जैसे अरब सागर की उन लहरों के शोर में जोया की वो खनकती हुई हंसी गूंज रही है। वो औरत जिसे कभी अशकुन और मनहूस कहा गया था, आज पूरे देश के लिए परम सौभाग्य और शक्ति का पर्याय बन चुकी थी। उसकी कोख से भले ही प्राकृतिक रूप से 3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन उसके फौलादी हौसले ने दुनिया की लाखों लाचार औरतों को एक नया और सम्मानित जन्म दिया था। यही जोया की सच्ची और मुकम्मल महागाथा थी, यही उसका अंतिम और निर्विवाद न्याय था, और यही उसकी कभी न खत्म होने वाली अमर विरासत थी।